नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सताएगी गर्मी, ज़्यादा चलेगी लू। मार्च में 1901 के बाद से 54वीं सबसे कम बारिश दर्ज। हिमाचल में इस साल गर्मी ज़्यादा सताएगी। प्रदेश में लू वाले दिन 10 से 20% अधिक रहने की आशंका है। अप्रैल से जून तक हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। साल 2024 के मुकाबले इस साल लोगों को गर्मी के सीजन में लू के थपेड़े अधिक झेलने पड़ेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन में स्पष्ट किया गया है कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ निचले पहाड़ी, मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या 10 से 20% अधिक होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि अप्रैल में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और किन्नौर में सामान्य, जबकि अन्य जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अधिकांश हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। अप्रैल के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या सामान्य रहेगी। अप्रैल में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। मई और जून में पारा और चढ़ेगा। इस कारण अधिकांश मैदानी क्षेत्र लू की चपेट में रहेंगे। पार्वती परियोजना चरण 2 में बिजली उत्पादन शुरू। उत्तर भारत होगा रोशन। 3 टरबाइनें लगी घूमने। कुल्लू के सैंज में एनएचपीसी की पार्वती चरण 2 में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। 4 में से 3 यूनिट में मंगलवार से बिजली पैदा शुरू कर दी है। 800 मेगावाट की पार्वती चरण 2 में 4 टरबाइन लगी हुई हैं। इसमें से 3 टरबाइनों का ट्रायल सफल रहा, जबकि एक अन्य टरबाइन का अभी ट्रायल चल रहा है। प्रत्येक टरबाइन से क्रमशः 200-200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिउंड के पास पावर हाउस का निर्माण किया गया है। इस दौरान परियोजना के संचालन के लिए पार्वती नदी के साथ 5 अन्य नालों का भी पानी टनल से लाया गया है। परियोजना की 31.56 किलोमीटर लंबी एचआरटी भारत की सबसे लंबी बिजली उत्पादन सुरंग है, जिसका निर्माण टीबीएम से किया गया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1999 को इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस परियोजना का निर्माण 13,045 करोड़ से किया गया। इस परियोजना के निर्माण में एनएचपीसी को 25 साल का वक्त लगा है। विधायकों के वेतन बढ़ाने का एसएफआई ने जताया विरोध। बोले, विधायक गरीब और लाचार हैं, इनको चंदा दो। एसएफआई ने बजट सत्र में आम लोगों को महंगाई से राहत दिलवाने के लिए विशेष राहत न देने और विधायकों के वेतन में 26% बढ़ोतरी करने के फैसले का मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विरोध जताया। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने परिसर में पोस्टर में गरीब विधायकों के लिए चंदा दो लिखकर चंदा जुटाकर इस फैसले का विरोध किया। एसएफआई इकाई अध्यक्ष अंकुश राणा और सचिव रितेश ने कहा कि पूरा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विधानसभा में विधायकों ने सिर्फ अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि की। आम जनता को राहत देने के लिए न तो सत्ता पक्ष कुछ कर पाया और न ही विपक्ष किसी तरह की राहत दिलवाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक गरीब और लाचार हैं, जिसके चलते उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने छात्रों से विधायकों के लिए चंदा देने की अपील की। अंकुश ने कहा कि यह एसएफआई का विरोध करने का तरीका है, जिससे वे आम छात्रों और लोगों को समझाना चाहते हैं कि उनकी सरकार को सिर्फ अपने बड़े खर्च की चिंता है। नुमाइंदों को आम जनता चुनकर भेजती है, उससे सरकार बनती है, लेकिन हमारी सरकार तथा ये नुमाइंदे जनता के हक में नीतियों को न बनाकर सिर्फ अपने लिए चिंतित हैं। पंजाब के श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के चरणों में 53 ग्राम सोने का छत्र किया अर्पित। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्र के दौरान पंजाब के बठिंडा निवासी श्रद्धालु ने बरसों पुरानी मनोकामना पूरी होने पर माता ज्वाला के चरणों में 53 ग्राम सोने का भव्य छत्र अर्पित किया। श्रद्धालु परिवार के साथ माता के दरबार में पहुंचा और विधि विधान से स्वर्ण छत्र माता के गर्भगृह में चढ़ाया। मंदिर प्रशासन ने इसे विधिवत स्वीकार कर अपने पास सुरक्षित जमा कर लिया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हर साल नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था से ओतप्रोत भक्त मनोकामनाएं माता के चरणों में चढ़ाते हैं। जब उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं
तो वे माता को भेंट अर्पित करते हैं। इसी परंपरा के अनुसार इस श्रद्धालु ने भी अपनी बरसों पुरानी मन्नत पूरी होने पर यह स्वर्ण छत्र अर्पित किया। हिमाचल में गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से 10 केंद्र बनाए गए। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम इस बार किसानों से महंगे दामों में गेहूं की खरीद करेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। बीते वर्ष निगम ने 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद की थी। इस बार 2425 रुपये गेहूं खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस बार 3000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और सोलन में 10 सेंटर बनाए हैं। 8 अप्रैल से सेंटरों में खरीद शुरू कर दी जाएगी। गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। खाद्य आपूर्ति निगम किसानों से गेहूं खरीदकर मिलों में पिसवाएगा। इसका आटा राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर दिया है। गेहूं खरीदने के बाद किसानों के खातों में पैसा डाला जाएगा। 129 स्कूलों में साइंस कॉमर्स बंद, कैसे आगे बढ़ पाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र। हिमाचल प्रदेश, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। सुक्खू सरकार ने हाल ही में 129 सरकारी स्कूलों से विज्ञान और वाणिज्य संकायों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। इस फैसले के पीछे छात्रों की लगातार घटती संख्या और शिक्षकों की कमी को प्रमुख कारण बताया गया था। हालांकि इस निर्णय का सबसे बड़ा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है जो विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे। नीति आयोग की 2025 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा में अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन UDISE 2023-24 रिपोर्ट के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। 3473 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है। 65,819 छात्र इन एकल शिक्षक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। 6 स्कूलों में कोई छात्र नामांकित नहीं, लेकिन वहां 10 शिक्षक तैनात हैं। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 4.60% दर्ज की गई है। 25 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर 62 स्कूलों से विज्ञान और 67 स्कूलों से वाणिज्य संकाय हटाने का फैसला किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा के अनुसार कई स्कूलों में 3-4 वर्षों से कोई छात्र इन विषयों में नामांकित नहीं था। यदि भविष्य में पर्याप्त छात्र आएंगे तो सरकार दोबारा संकाय बहाल करेगी। गोवंश मामले में 10 लोग गिरफ्तार, पूछताछ में किए सनसनीखेज खुलासे। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर सोमवार को ईद के दिन गोवंश के अवशेष मिलने पर बड़ा बवाल हुआ था। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और जोरदार प्रदर्शन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गोवंश के अवशेष मिलने के मामले को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल अंतर्राज्यीय गो तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें देहरादून पुलिस ने सहसपुर क्षेत्र से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि सिरमौर पुलिस के पुरुवाला थाना के अंतर्गत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी एक ही गिरोह के सदस्य हैं और गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी हिरासत में ले लिया है, जिस पर पहले से ही पशु क्रूरता से जुड़े 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह आसपास के क्षेत्रों और नदी किनारे चरने आने वाले गोवंश को चोरी करते थे और फिर उन्हें काटते थे। आरोपी गोमांस बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। आरोपियों ने खुलासा किया कि 31 मार्च को भी उन्होंने यमुना नदी के किनारे गोकशी की और अवशेष वहीं फेंक दिए। वे फिर से इसी तरह की घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। विकासनगर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय नौशाद पुत्र इस्लाम, 50 वर्षीय गुलबहार पुत्र शमशेर, 19 वर्षीय समीर पुत्र दिलबहार, 26 वर्षीय शाहरुख पुत्र इखलाक, 20 वर्षीय सादिक पुत्र जब्बार, 21 वर्षीय तौसीफ पुत्र इखलाक, निवासी खुशहालपुर, थाना सहसपुर, देहरादून के रूप में हुई। वहीं पुरुवाला में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय शहनवाज पुत्र स्वर्गीय वलीम मोहम्मद, 60 वर्षीय इरशाद पुत्र कमरुद्दीन, निवासी ग्राम मानपुर देवड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के रूप में हुई। संजौली मस्जिद मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, नगर निगम को दिया 6 सप्ताह का समय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम शिमला के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हुई।
जिसका हिमाचल हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को सख्त आदेश जारी करते हुए मामले में 6 सप्ताह के भीतर अनुपालना करने को कहा गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा दिए 6 सप्ताह का समय 8 मई को पूरा होगा। वहीं सुनवाई की जानकारी देते हुए संजौली लोकल रेजिडेंट्स के वकील जगत पाल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में संजौली मस्जिद मामले में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। वहीं इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में हुई। इससे पहले बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट से इस केस के निपटारे के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 6 सप्ताह का समय दिया है। शिमला में एचआरटीसी बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, ओल्ड बस स्टैंड पर हादसा। राजधानी के ओल्ड बस स्टैंड पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं खबर मिले जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यह हादसा उस समय हुआ जब शिमला नालहट्टी रूट की एक एचआरटीसी बस स्टैंड से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान टैक्सी स्टैंड के सामने एक व्यक्ति अचानक बस की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ। बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी और जैसे ही वह निकली तब यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायल को तुरंत रिपन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और ओल्ड बस स्टैंड के एग्जिट गेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र राठौर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सदर थाना पुलिस ने मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ओल्ड बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।